देखिए, अब हमको पढ़ना है फंक्शंस के बारे में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लिखेंगे वो है फंक्शंस, लाइसोसोम्स के फंक्शंस के बारे में। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? एक्चुअली नेटवर्क इशू लग रहा है। नो क्रिश, it is not problem with the laptop actually. It is problem with the connectivity, I think. Is the audio clear? So whenever I try to switch on my video. So is the audio clear? अच्छा, ठीक है। ऑडियो से ही काम चलता है। देखिए, हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं भाई। सबसे पहला फंक्शन जो है वो तो डाइजेशन है हमारा। तो सबसे पहला जो हम फंक्शन लिखेंगे वो है डाइजेशन। एंड डाइजेशन कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर। ठीक है, तो पहला हमारा फंक्शन क्या होगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो क्या है भाई? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब देखिए, दो वर्ड होता है, एक इंट्रा होता है, दूसरा एक्स्ट्रा हम लगाते हैं। इंट्रा मतलब सेल के अंदर, एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर। फिर एक होता है इंटर। इंटर मतलब बिटवीन द सेल्स होता है। तो आप देखिएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करें तो दो चीजें होंगी। एक क्या होगा? हेट्रोफेगी। हेट्रोफेगी, हेट्रोफेगी, हेट्रोफैगोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम बना था, याद करिए। तो हेट्रोफेगी क्या है? जरूर ये नॉर्मल डाइजेशन करेगा, मतलब फूड का डाइजेशन करेगा हेट्रोफेगी में। ठीक है, तो हेट्रोफेगी में क्या होगा? डाइजेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ फॉरेन डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल्स। डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल्स received in cell received in cell by phagocytosis and pinocytosis and pinocytosis पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग हो गया, एंड फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग हो गया। तो हेट्रोफेगी मतलब भाई बाहर का, अपना नहीं खा रहा है, दूसरा जो फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है बाहर से उसका ये कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग हेट्रोफेगी के नाम से जानते हैं। अगर मैं सेकंड की बात करूं कि सेकंड जो चीज होगा वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है इंट्रासेलुलर में क्या हो जाएगा, एक तो हेट्रो हो गया, दूसरा ऑटो हो गया, ऑटोफेगी। ठीक है, ऑटोफेगी मतलब यहां पे क्या है, अपने ही जो डैमेज्ड सेल ऑर्गेनल है उसी को ये क्या करता है, खाता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ ओल्ड एंड डैमेज्ड सेल ऑर्गेनल्स। डैमेज्ड सेल ऑर्गेनल्स। डाइजेशन ऑफ ओल्ड एंड डैमेज्ड सेल ऑर्गेनल्स। ऑटोफेगी ना तब भी होने लगता है जब मान लो कि सेल के अंदर जो खाना है वो नहीं आएगा ना, तो पहले वो क्या करेगा, अपने डैमेज सेल को खाना स्टार्ट कर देता है। तो ड्यूरिंग स्टार्वेशन ऑटोफेगी ऑल्सो होता है। तो पहला तो हमारा फंक्शन हो गया भाई क्या, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये दो तरीके का, बाहर से फूड आया उसको खाए तो हेट्रोफेगी बोलेंगे, अपना ही ऑर्गेनेल जो कि पुराना हो चुका है उसको खाएगा तो ऑटोफेगी बोलेंगे। दूसरा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल है, सेल के अंदर से कोई सब्सटेंस निकलेगा जो कि बाहर के कुछ सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर जाएगा। जैसे कि दो तरह के हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसको लिखिए तो यहाँ तक।
हो गया। देखिए, तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद दूसरा जो फंक्शन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। दूसरे डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया। सेकंड सेकंड फंक्शन है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन डाइजेशन देखना, कभी कभी ना ऑब्जर्व तुम करना, ये चीज बोल रहे हैं आपको कि जैसे मान लो हमारे बोन सेल्स होते हैं, ठीक है, तो मेन जो बोन सेल्स होते हैं उनको हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ये मतलब दो तरह के सेल्स का फॉर्मेशन करता है। एक होता है नॉर्मल बोन सेल जिसको ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं, ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स है। बोन डिसॉल्विंग सेल है, मतलब बोन को डिसॉल्व करता है, खाता है एक तरीके से। मतलब एक चीज समझना, ऑस्टियोसाइट जो है बोन फॉर्मिंग सेल है, बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। अब देखो ऑस्टियोसाइट कभी कभी देखना ना कि हड्डी, जैसे किसी का पैर है ना, तो एक मान लो कि हम बोल रहे हैं ये पैर है मान लो किसी का, ठीक है, ये पैर है ऐसे, तो कभी कभी हड्डी ऐसे निकला रहता है यहाँ पे, या कहीं निकल जाता है ऐसे साइड से। तो एक्चुअली होता क्या है ना, नॉर्मल प्रोसेस बता रहे हैं, ऑस्टियोसाइट जो है वो बोन बनाएगा, जैसे मान लो ये हम बोन कह रहे हैं, ठीक है। अब ये बोन पूरा ऑस्टियोसाइट से बना हुआ है भाई। अब ऑस्टियोसाइट से बना हुआ है तो ऑस्टियोसाइट अनकंट्रोल्ड भी डिवाइड कर रहा है, मान लो हो सकता है उसका स्ट्रक्चर तो फिक्स नहीं ना, ये ऐसे ऐसे भी निकल सकता है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होते हैं ना, वो उसके लाइजोसोम से, मान लो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, इसका ये लाइजोसोम में कुछ डाइजेस्टिव सब्सटेंस निकलता है जो इस ऑस्टियोसाइट को खाना स्टार्ट करता है। तो जो एक्स्ट्रा निकला हुआ होगा ना बोन, उसको वो क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। और ये डाइजेशन कहाँ हुआ है, सेल से बाहर। कौन सा सेल निकाला है, ऑस्टियोक्लास्ट, किसको डिसॉल्व करेगा, ऑस्टियोसाइट। क्लियर है। मतलब जो बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं, जब एक्स्ट्रा बन जाता है ना बोन, तो जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होता है उसका लाइसोसोम अंदर से क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है, जो बाहर जो ऑस्टियोसाइट ढेर सारा है उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, डाइजेशन है, लेकिन सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर है। मतलब सेल का जो लाइसोसोम है वो बाहर के दूसरे सेल के लिए क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम को निकाल रहा है। तो ये है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है सबको। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हम बोल सकते हैं कि lysosomes of osteoclast cells, lysosome of osteoclast cells dissolve unwanted unwanted part of bone, unwanted part of bone, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये दूसरा फंक्शन था। तीसरा फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो तीसरा फंक्शन को क्राइनोफेगी कहते हैं। कोई बता सकता है कि क्राइन जो वर्ड है वो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्राइन, CRINE, क्राइन, क्राइनोफेगी, क्राइन वर्ड किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, कोई बता सकता है, कोई भी नॉलेज है आपको, क्राइन वर्ड। श्रिंक नहीं, रौनक श्रिंक नहीं, क्राइन। नहीं आइडिया है किसी को भी। अच्छा हम हिंट दे रहे हैं, ड्राई नहीं, हम हिंट दे रहे हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। तब बताइए क्राइन का मतलब क्या हो गया, डक्ट नहीं, तो फिर एंडोक्राइन में तो डक्ट नहीं होता है, ऑर्गन नहीं। करीब है, करीब करीब है, बता सकते हैं श्रेयांश।
बताइए। नहीं आइडिया है किसी को? कोई बात नहीं, बिल्कुल क्रिश एकदम सही बताए। क्रिश एकदम सही बताए, ग्लैंड। तो क्राइन का मतलब क्या होता है? ग्लैंड होता है, ठीक है, बोन स्कल नहीं, ग्लैंड होता है। क्रिश सही बताए। तो क्राइनोफेगी का कहने का मतलब क्या हो गया कि क्राइन यानी कि ग्लैंड से रिलेटेड है। मतलब कि कुछ जो हार्मोन होते हैं ना, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, वो पहले उनका डाइजेशन होता है। एंड डाइजेशन के बाद क्या होता है कि उनका स्ट्रक्चरल जो हम कह सकते हैं मेकअप है या स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस आता है एंड वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि थायरोग्लोब्युलिन एक तरह का एंजाइम होता है जो कि थायराइड ग्लैंड, हमारे जो लैरिंग्स से अटैच जो ग्लैंड होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ना, हम कह सकते हैं चेम्बर्स बने होते हैं। इनके अंदर थायरोग्लोब्युलिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो आफ्टर डाइजेशन ही थायरोक्सिन हार्मोन में चेंज होता है, जो कि मेन हार्मोन हमारा क्या है, थायरोक्सिन, जो कि थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल्स में जो डाइजेशन होता है एंड उसके कारण क्या होता है, जो हार्मोन निकल रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। इसी को क्राइनोफेगी के नाम से जानते हैं। हम कह सकते हैं एक्सेसिव एक्सेसिव सिक्रीटरी excessive secretory granules excessive secretory granules of hormone in endocrine gland endocrine gland may be digested by may be digested by lysosomes lysosomes. This event is known as crinophagy, is known as crinophagy। लिखिए तो यहाँ तक। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि यहाँ क्राइनोफेगी कहने का मतलब क्या हुआ, जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें क्या हो रहा है, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं एंड डाइजेशन के बाद उसका क्या होता है, स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क है वो चेंज हो जाता है। इसी चीज को हम क्राइनोफेगी कहते हैं। नहीं नहीं, श्रेयांश, क्राइन मतलब CRINE लगाते हैं हम लोग। यहाँ क्राइनो है ना, तो जब भी ई और ओ साथ में आता है ना, तो वो ई हट जाता है, ओ लग जाता है। इंग्लिश में ऐसा ही होता है। चलिए, तो इज नोन एज क्राइनोफेगी। क्राइनोफेगी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल थायरोग्लोब्युलिन थायरोग्लोब्युलिन थायरोग्लोब्युलिन
stores in thyroid gland, thyroid gland stores in thyroid gland with its follicles, with its follicles, and after crinophagy वो क्या बन जाएगा? आफ्टर क्राइनोफेगी। देखो, जाहिर सी बात है, ये थाइरोग्लोबुलिन है क्या? एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम को प्रोटियोजेस कहते हैं या प्रोटीएजेस कहते हैं हम लोग, ठीक है? प्रोटीएजेस कहते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो क्राइनोफेगी बाय प्रोटीएजेस, ये एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है प्रोटीएजेस, ठीक है? इट प्रोड्यूसेस, it produces thyroxine, it produces thyroxine, ठीक है? ये थायरोक्सिन का प्रोडक्शन करता है। ये तो 3 फंक्शन हो गया हमारा भाई। अगर मैं फोर्थ फंक्शन की बात करूं तो फोर्थ फंक्शन है क्या? ये है सेलुलर डाइजेशन, एंड ये एक्सीडेंटल होता है, ठीक है? इसको हम कहते हैं सेलुलर डाइजेशन, एंड ये भाई साहब एक्सीडेंट होता है। मतलब अगर बाई चांस ऐसा हो तो इसको ऑटोलाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि अपना सेल अपने ही मर जाता है, अपने ही ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर जाता है। तो इसको हम लोग सेलुलर डाइजेशन को भाई ऑटोलाइसिस भी कहते हैं। समटाइम्स लाइजोसोम lysosomes of a cell burst to dissolve the cell completely। जो भी लिविंग कंपोनेंट है ना उसको भी मार दिया। dissolve the cell completely, dissolve the cell completely, so lysosomes sometimes called as suicidal bag, lysosomes known as suicidal bags। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग भी कहते हैं, सुसाइडल। देखो, साइडल का मतलब क्या होता है, या साइड का मतलब होता है मारना, स्यू मतलब लग जाता है तो क्या हो जाता है? सेल्फ, सुसाइड। तो सुसाइडल बैग हो गया। तो ये हम लोगों का लाइसोसोम कंप्लीट हो गया। लाइसोसोम में ही 2-3 चीजें। अब देखो, लाइसोसोम को हमको क्या करना है? अब लाइसोसोम का भी जो मेम्ब्रेन होगा वो तो एक बायो मेम्ब्रेन होगा, जाहिर सी बात है। मतलब कहने का मतलब है कि वो बायो मेम्ब्रेन कैसा होगा? सेल मेम्ब्रेन जैसा होगा। तो नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन को हमको स्टेबलाइज करके रखना है, उसको टूटने से बचाना है। मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि वैसे सब्सटेंसेस जो कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल रखते हैं उसको मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स कहते हैं। तो नॉर्मल हमको रखना है लाइसोसोम के लिए, नहीं तो अगर लाइसोसोम टूटेगा तो पूरा का पूरा सेल जो है वो बर्स्ट कर जाएगा और मर जाएगा। एंड दूसरा क्या होता है, जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो लाइसोसोम को फ्रेजाइल बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं, उनको मेम्ब्रेन लैबिलाइजर्स कहते हैं। तो 2 सब्सटेंसेस है, एक है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स जो कि स्टेबलाइज कर रहे हैं लाइसोसोम मेम्ब्रेन को। एंड जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया था, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कौन करता है? कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्टेरॉल क्या है? एक तरह का मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है। मेम्ब्रेन को क्या करेगा? स्टेबलाइज करके रखता है। जाहिर सी बात है अगर स्टेबलाइज नहीं रहेगा लाइसोसोम फूट जाएगा एंड सुसाइडल बैग का काम कर देगा, मतलब सेलुलर डाइजेशन, ऑटोलाइसिस कर देगा। तो 2 टर्म्स है, एक है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स, दूसरे है मेम्ब्रेन लैबिलाइजर्स, ठीक है? देखिए, तो यहां तक हो गया।
देखिए, तो दो टर्म्स है भाई, एक है मेरे पास क्या, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स। अगर मैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स की बात करूं तो विच स्टेबलाइज लाइसोसोम मेम्ब्रेन, स्टेबलाइज लाइसोसोम मेम्ब्रेन, लाइसोसोम membrane which stabilize lysosome membrane, ठीक है, एंड प्रिवेंट्स ऑटोलाइसिस। जाहिर सी बात है, स्टेबलाइज करेगा तो ऑटोलाइसिस से तो रोकेगा ही भाई, प्रिवेंट्स ऑटोलाइसिस, ठीक है, ऑटोलाइसिस से इसको रोकेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या बताया, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल, मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया, कोलेस्टेरॉल। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं, वो है एक सब्सटेंस होता है या एक हार्मोन ही हम कहते हैं, जो कॉर्टिसोन हार्मोन होता है, कॉर्टिसोन। ये ह्यूमन फिजियो हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। एक कंपाउंड होता है, एक ड्रग होता है जिसको क्लोरोक्विनीन कहते हैं या क्लोरोक्विन कहते हैं। ये एंटी मलेरियल ड्रग भी है, क्लोरोक्विन, जो कि मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करके रखता है। दूसरा, मेम्ब्रेन लैबिलाइजर्स, मेम्ब्रेन लैबिलाइजर्स, लैबिलाइजर्स। अगर मेम्ब्रेन लैबिलाइजर्स की बात करें तो मेम्ब्रेन लैबिलाइजर्स कहने का मतलब क्या हो गया भाई, हम कह सकते हैं वैसे सब्सटेंस जो मेम्ब्रेन को फ्रेजाइल बनाते हैं एंड कमजोर बनाते हैं, जिससे वो टूट जाए, ठीक है। तो विच मेक द लाइसोसोम मेम्ब्रेन, मेक लाइसोसोम मेम्ब्रेन, लाइसोसोम मेम्ब्रेन वीक, वीक को ही हम फ्रेजाइल भी बोलते हैं, कमजोर, फ्रेजाइल, एंड increases chances of autolysis, and increases chances of autolysis, and increase chances of autolysis, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं तो जैसे फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है, ये भी मेम्ब्रेन लेबलाइजर है। दूसरा, मेल हार्मोन की हम बात कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन ये भी मेम्ब्रेन लेबलाइजर्स में आता है। कुछ विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन्स ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। एडेक इसको याद रखिएगा, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन बी और सी जो होता है ना, वो पानी में घुल सकता है, विटामिन बी और विटामिन सी। एंड एडेक जो है वो पानी में नहीं घुलते हैं, फैट में डिसॉल्व होते हैं। कुछ रेडिएशंस है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस एक तरह का मेम्ब्रेन लेवलाइजर है, यूवी रेडिएशंस। एंड बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट भी क्या करता है, तोड़ने का काम करता है मेम्ब्रेन को, बाइल सॉल्ट्स एक्सेट्रा। तो ये हमारा दो टर्म हो गया, एक हो गया मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहा है, दूसरा वाला क्या है, मेम्ब्रेन को फ्रेजाइल बना रहा है, लेबिलाइजर्स कहते हैं हम लोग।
हो गया। अब देखिए ये तो हो गया हमारा दो तरह का स्टेबलाइजर और लेबलाइजर। एक लास्ट चीज हमको देखना है, लाइजोसोम में खत्म हो जाएगा हमारा लाइजोसोम, वो है बायोजेनेसिस। मतलब लाइजोसोम पैदा कहाँ से होता है, बनता कैसे है। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा बायोजेनेसिस ऑफ लाइजोसोम्स। हम बायोजेनेसिस ऑफ लाइजोसोम्स की बात कर रहे हैं। तो भाई लाइजोसोम्स जो है इनका बायोजेनेसिस कैसे होता है। गर्ल, गर्ल मतलब लड़की नहीं, यहाँ GERL, ठीक है। तो लाइजोसोम का ओरिजिनेशन ही गर्ल से होता है। लाइजोसोम्स ओरिजिनेट फ्रॉम गर्ल, GERL। गर्ल कहने का मतलब क्या हो गया, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम from which lysosome arise, from which lysosome arise। अब देखिए ये लाइसोसोम हमारा खत्म हो गया। चौथा और आखिरी देखिए, पहला हम लोग एक्चुअली स्टार्ट किए, हम लोगों ने सेल बाउंड्रीज को पढ़ा है। हम लोगों ने सेल बाउंड्रीज में सेल एनवेलप को देखा कि भाई ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके मॉडल्स को देखा। फिर हम लोगों ने साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहला मैंने बताया था कुछ सेल ऑर्गेनल मिलजुल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से, एंड टुगेदर दे फॉर्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें 4 ऑर्गेनल आते हैं। 4 में से 3 हमने पढ़ लिया। हम लोगों ने सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा, दूसरा जो है वो है गोल्गी बॉडी को पढ़ा, तीसरा जो है वो क्या था, लाइसोसोम्स था। अब चौथा और आखिरी हमारे पास है वो है वैक्यूल्स, ठीक है। फोर्थ और लास्ट हमारा हम कह सकते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। तो वैक्यूल्स हैं क्या, सिंपल ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस होते हैं, ठीक है। सिंपल ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसको कि ये है क्या, कि भाई मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये करता क्या है, करने का फंक्शन ये करता है भाई, ये स्टोर करके रखता है वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। मेनली ये वाटर को कंटेन करता है, जिसको सेल सैप भी हम कहते हैं, एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसके अंदर स्टोर करता है। कुछ अमाउंट में नहीं है, कुछ सॉल्ट्स को भी स्टोर करके रखता है। एंड सॉल्ट के स्टोरेज के कारण ये काम क्या करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन कहने का मतलब होता है सॉल्ट वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है सेल के अंदर। तो वैक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड है, कर क्या रहा है, ये सेल सैप को रख रहा है, सेल सैप। सेल सैप में है क्या क्या चीजें, तो मेन तो भाई वाटर होता है, वाटर के साथ सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स के साथ हम बात करें तो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं ये है सेल सैप जो कि वैक्यूल्स में। अगर वैक्यूल के हम मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके मेम्ब्रेन को एक नाम दिया गया है, मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसके मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट जानते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट का काम क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जाहिर सी बात है। एंड
टोनोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्या है, हम कह सकते हैं वैक्यूल के अंदर सॉल्ट है तो ऑस्मो रेगुलेशन में तो करेगा ही। अमीबा के केस में ये फूड वैक्यूल का भी फॉर्मेशन होता है जब फूड एनगल्फ करता है, एंड वेस्ट मटेरियल जो रखता है उसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हम लोग कहते हैं। अगर मैं वैक्यूल की स्पेसिफिकली बात करूं तो प्लांट सेल में ना, क्योंकि प्लांट सेल क्या होता है उसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट काफी ज्यादा होता है एनिमल सेल की तुलना में। एनिमल सेल डिवाइड भी तुरंत करते हैं तो उसमें लाइजोसोम वैक्यूल जो है, सॉरी वैक्यूल ज्यादातर में नहीं रहता है, अगर रहता भी है तो साइज में छोटा होता है, जिसके कारण से ना एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल इन पोजीशन होता है, मतलब बीच में न्यूक्लियस ऑक्यूपाइड होता है। प्लांट सेल में बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसके कारण इसका वैक्यूल बहुत ज्यादा वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई कर सकता है, अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल कैन बी ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल्स। ठीक है, जनरली सिंगल होता है, एक ही वैक्यूल होता है, साइज में काफी बड़ा होता है एंड बीच में ये प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से प्लांट सेल में क्या होता है न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। तो डिफरेंस है न्यूक्लियस के पोजीशन में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में न्यूक्लियस एक ही जैसा है, लेकिन डिफरेंस किस चीज में, पोजीशन में। जैसे हम बात किए किस चीज में कि एनिमल में वो बीच में है, प्लांट में वो साइड में है। साइड में क्यों है, क्योंकि बीच में क्या है, वैक्यूल है जो कि काफी बड़ा है। तो ये है वैक्यूल की कहानी। तो टोनोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ a number of ions transport a number of ions। यहां तक लिखिए तो हो गया। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं भाई वैक्यूल्स की। तो मैंने क्या कहा, वैक्यूल्स जो है एक तरफ हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लांट सेल की। ठीक है, प्लांट सेल। दूसरे तरफ हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, एनिमल सेल। अगर एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है ये बहुत छोटा छोटा रहता है। ठीक है, अगर रहता भी तो हम कह सकते हैं मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, एंड if present are smaller in size, are smaller in साइज। स्मॉलर साइज होने की वजह से बीच में क्या है, बीच में कौन ऑक्यूपाई है पोजीशन में, तो न्यूक्लियस बीचों बीच रहता है, ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस सेंट्रल इन पोजीशन हो गया। लेकिन अगर हम लोग प्लांट सेल को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्लांट सेल है मान लो, ठीक है, ये इसका सेल वॉल है, ये इसका सेल वॉल है। तो हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर कि एक बड़ा सा वैक्यूल है जो कि लगभग हम कह सकते हैं कि 90% वॉल्यूम यही ऑक्यूपाई, जिसके कारण क्या कर रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो साइड में चला गया, न्यूक्लियस जो है वो साइड में हो गया है। ठीक है, और ये वाला क्या है भाई, वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। वैक्यूल तो प्रेजेंट है इसमें, प्रेजेंट कैन ऑक्यूपाई 90% of
वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। ये है वैक्यूल में डिफरेंस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये वैक्यूल में डिफरेंस हो गया, ये प्लांट सेल का हो गया एक तरफ एनिमल सेल का हो गया। तो देखिए वैक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो वैक्यूल्स प्लांट और एनिमल में तो हो गया। अगर हम एक और चीज बोले तो भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं एक और चीज है, वो है अमीबा के केस में, ठीक है। एज इन केस ऑफ अमीबा, अगर मैं अमीबा का एग्जांपल लूं, अमीबा का, तो अमीबा में दो तरह के वैक्यूल पाए जाएंगे। एक जो होता है जो वेस्ट मटेरियल को कंटेन करता है, दूसरा जो है वो फूड को कंटेन करता है, ठीक है। तो जो वेस्ट मटेरियल को कंटेन करता है उसको तो हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, जो फूड को कंटेन करता है उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। ये वाला क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हम बात कर रहे हैं, वैक्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ फूड वैक्यूल की बात कर रहे हैं। फूड वैक्यूल के अंदर जाहिर सी बात है क्या रहेगा, कंटेन्स फूड, कंटेन्स फूड। इसके अंदर क्या होगा, वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट होगा, ठीक है। सॉल्ट्स होगा, सॉल्ट्स के कारण कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प क्या चीज में करता है, एक वर्ड है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कहने का मतलब क्या होता है, सॉल्ट वाटर बैलेंस, सॉल्ट वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस, ठीक है। इस सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। वर्ड हमारा क्या हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ये ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। तो वैक्यूल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है सब्सटेंसेस के। तो यही काम था वैक्यूल्स का। इसी के साथ हमारा एंडो मेम्ब्रेन का लास्ट टॉपिक भी खत्म हो गया, यानी कि वैक्यूल। अब हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तक ठीक है, तो समझ में आ रहा है सारे लोगों को? न्यू स्टूडेंट्स जो आप नए हो, आप रिलेट कर पा रहे हो? काइंडली आंसर और ट्राई टू बी मोर इंटरैक्टिव सो दैट कि काफ़ी इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, तो आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। क्रिश, अभी मिनिमम आई थिंक 4 to 5 लेक्चर्स आर लेफ्ट फॉर सेल, देन वी विल मूव ऑन टू सेल साइकिल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा जो ऑर्गेनेल है भाई, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनेल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं क्योंकि सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रियन हो गया। ये बड़ा इसेंशियल ऑर्गेनेल है, मतलब हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा इसेंशियल ऑर्गेनेल है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले अगर मैं ऑब्जर्वेशन कुछ साइंटिस्ट के नाम रखूंगा, एक साइंटिस्ट थे भाई, इनका नाम कोलिकर था, कोलिकर, कोलिकर। काफी पहले, बहुत सालों पहले 1880 में लगभग, सबसे पहले यही ऑब्जर्व किए थे कि जो साइटोप्लाज्म होता है स्ट्रिप्ड मसल्स में, स्ट्रिप्ड कहते हैं जो कि क्या होता है, स्ट्रिएटेड, या हम कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स, क्योंकि नॉर्मली समझना कि मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है क्योंकि मसल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा करना होता है, क्योंकि मसल जो है वो एक्सरसाइज भी ज्यादा करता है, उसको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। तो हम कह रहे हैं
कि कॉलिकर जो थे इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि भाई जो साइटोप्लाज्म में एक तरह का ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के रूप में नजर आ रहा है, ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअली और कोई नहीं है, ये तो माइटोकॉन्ड्रियन है। तो ये चीज ऑब्जर्व किए थे कि हाँ भाई एक इंसेक्ट के स्ट्रिएटेड या हम कह सकते हैं स्केलेटल मसल में ये एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के रूप में नजर आ रहा था। कॉलिका जो थे भाई, ये साइंटिस्ट का नाम है, सो दैट नेम शुड बी हाईलाइटेड। सो अगेन इन्होंने बस ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व्ड इट एज साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स इन स्ट्रिप्ड को हम स्केलेटल मसल्स भी बोल सकते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स, स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। ये कॉलिकर सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे, नाम कुछ नहीं रखे थे, ठीक है। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, लगभग हम कह सकते हैं इससे 14 साल बाद आए थे। उन्होंने कहा कि भाई एक ऑर्गेनेल है ये माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कॉलिकर ने बताया था कि हाँ एक डेंस ऑब्जेक्ट नजर आता है, एक साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युलर, नाम नहीं रखाया था अभी, एक साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल के रूप में नजर आ रहा है। तो अल्टमैन ने बोला कि वो जो ग्रैन्यूल बोल के गए थे कॉलिकर, वो एक तरह का ऑर्गेनेल है। ऑर्गेनेल कहने का मतलब उसका कोई यूटिलिटी है सेल में, उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। एंड क्योंकि उसका यूटिलिटी बहुत अच्छा खासा था, इसीलिए हम कह सकते हैं अल्टमैन थे, उन्होंने क्या किया, उसका नाम बायोब्लास्ट किया। बायोब्लास्ट किसका किया, जो कि वो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल कॉलिकर बोल के गए थे, उसी का नाम क्या रख दिया, बायोब्लास्ट, ठीक है। फिर क्या है, फिर एक्चुअली एज एन ऑर्गेनेल तो वो बोल चुके कि ये ऑर्गेनेल है। फाइनल अगर डिस्कवरी की हम बात करें तो अल्टमैन के साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम फ्लेमिंग था। इन्होंने ही क्या है, क्या अल्टमैन के साथ मिलकर डिस्कवरी किया माइटोकॉन्ड्रिया का, एंड उसके अंदर के स्ट्रक्चर को रिवील किया कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सा इसके अंदर प्रोसेस होता है, ये सारी चीजों के बारे में अल्टमैन और फ्लेमिंग ने मिलकर बताया था। एंड फाइनली टर्मिनोलॉजी की हम बात करें कि टर्म जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बेंडा ने दिया था। तो हमारे पास चार साइंटिस्ट का नाम है, कॉलिकर, अल्टमैन, फ्लेमिंग और अल्टमैन और बेंडा। ये चार जो मिलके माइटोकॉन्ड्रिया का फाइनल हम कह सकते हैं, जो आज के डेट में हम पढ़ते हैं सारे फीचर्स को, इन्हीं चार साइंटिस्ट का देन है कि हम लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कॉलिकर के बाद भाई साहब कौन आ गए, अल्टमैन, ठीक है। अल्टमैन 1894, ठीक है। ये अल्टमैन थे, अल्टमैन थे, एंटमैन नहीं थे। तो अल्टमैन ने क्या कहा कि भाई जो ये बोल के गए हैं कॉलिकर साहब कि ये तो ग्रैन्यूल है, ये एक्चुअली ग्रैन्यूल हम नहीं कह सकते, ये एक ऑर्गेनेल है। स्टैब्लिश्ड इट, यहां पे वर्ड ना माइटोकॉन्ड्रियन के लिए यूज हो रहा है, इट एज सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स, and named it or called it as, क्या बोले इसको, बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट, ठीक है, इसको बायोब्लास्ट बोले। फिर क्या है, अल्टमैन और फ्लेमिंग दोनों मिल गए, बोले कि चलो दोस्ती कर लेते हैं, एंड दोस्ती करके इस माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो नेक्स्ट जो है, दोनों मिलके ही फाइनल डिस्कवरी इन्होंने किया, हम कह सकते हैं अल्टमैन प्लस फ्लेमिंग। तो क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी की हम बात करें तो दोनों को ही हम देते हैं, क्रेडिट फॉर डिस्कवरी।
अब यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियन, जाहिर सी बात है वही पढ़ रहे हैं। तो ये अल्टमैन और फ्लेमिंग ने मिल के दिया, ठीक है, अल्टमैन और फ्लेमिंग ने मिल के दिया। नेक्स्ट लास्ट हम बात कर सकते हैं, लास्ट क्या है भाई, बेंडा, इनका नाम सी बेंडा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टर्मिनोलॉजी को दिया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है हम ही बोलते हैं कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाए, हो जाएंगे कहीं से डिक्शनरी से। तो ये एक्चुअली क्या दिए, टर्म दिए, टर्म्ड एज माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। प्लूरल इसी का क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। लिखे तो यहां तक। अगर यहीं पे मैं डायमेंशन की बात करूं तो थोड़ा सा जगह यूटिलाइज किया जाए। अगर मैं यहीं पे डायमेंशंस की बात करूं तो डायामीटर जो होता है ये थोड़ा स्मॉल ऑर्गेनल होता है। डायामीटर जो होता है वो लगभग हम कह सकते हैं 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर होता है। अगर मैं एवरेज काउंट करूं तो एवरेज जो होगा वो 0.5 माइक्रोमीटर होगा। ये इसका डायामीटर है, मतलब थिकनेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका डायामीटर है। फिर दूसरा लेंथ की हम बात कर रहे हैं। लेंथ जो है, लेंथ भी ज्यादा लंबा नहीं होता है, 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर होता है, मतलब एक स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनल है, इसीलिए नंबर में ये काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर हम नंबर की बात करें तो एक सेल में 1000 से लेके 1600 तक का रेंज होता है पर सेल का, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब अगर जो ज्यादा एक्टिव होगा, जाहिर सी बात है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होगा, तो अगर मैं हायर एनिमल्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है वो मसल्स में चाहिए होता है, क्योंकि मसल को एरोबिक रेस्पिरेशन करना है। एनारोबिक करेगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, आपने 10th में पढ़ा था। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, लैक्टिक एसिड बनता है जो कि मसल्स में डिपॉजिट होकर मस्कुलर क्रैम्प करता है, तो मसल हो जाते हैं फैटीग, मसल हो जाता है कमजोर, दुखने लगेगा। तो कंटिन्यूअस सबसे ज्यादा क्या चाहिए, अगर मैं बात करूं तो फ्लाइट मसल्स जो होते हैं ना, जो चेस्ट मसल होते हैं बर्ड्स के, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसको कॉन्स्टेंटली अपने विंग्स को मूव करते ही रहना है उड़ने के लिए, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहना है, जिसकी वजह से अगर मान लो वहां के जो मसल्स होंगे उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा, तो जाहिर सी बात है मसल फटीक कर जाएंगे, चिड़िया गिर के मर जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि नंबर में सबसे ज्यादा हायर मैमल्स, सॉरी हायर एनिमल्स में किस में पाया जाता है, बर्ड्स के, हम कह सकते हैं पेक्टोरल मसल्स में, चेस्ट मसल्स जिसको फ्लाइट मसल्स भी कहते हैं हम लोग। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में और एनिमल में कंपेयर करते हैं तो एनिमल, क्योंकि देखो एनिमल को एनिमल, यस क्रिश, दिस इज चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर 8 सेल, यस। तो एनिमल की हम बात करें तो एनिमल क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, तो प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया एक जायंट अमीबा में पाया जाता है, जिसको सिंगल सेल्ड है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसको कैओस कैओस हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि नंबर जो है, ये तो डायमीटर था भाई, अगर मैं नंबर की बात करूं, नंबर, तो नंबर तो डिपेंड करता है किस पे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। नंबर डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ
एक्टिविटी ऑफ सेल, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। अगर मैं नॉर्मल नंबर की बात करूं, नॉर्मल जो रेंज होता है, नॉर्मल रेंज, ये क्या होता है? फिर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा या मिनिमम जो है वो किस में होता है? मिनिमम। फिर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम किस में होता है? मैक्सिमम किस में होता है? ठीक है। फिर प्लांट्स में क्या है? कम है एनिमल्स की तुलना में, एनिमल्स की तुलना में, है ना? तो अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो मैंने क्या बताया, 1000 से लेके 1600 पर सेल। मिनिमम किस में होता है? 1 होता है। किस में होता है? जैसे एक ग्रीन एल्गी है जिसको हम लोग क्लोरेला कहते हैं, एक माइक्रो स्टेरियास करके होता है। तो माइक्रो एस्टेरियास में, एस्टेरियास एंड क्लोरेला, क्लोरेला ग्रीन एल्गा है ये। तो इनमें क्या होता है, एक ही, क्योंकि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी काफी कम होता है। वहीं पे एक अमीबा है, जायंट अमीबा हम कह सकते हैं, जायंट अमीबा। जायंट समझो, बहुत बड़ा अमीबा होता है, साइज में सबसे बड़ा स्पेसीज है अमीबा का। एंड इस अमीबा के स्पेसीज का नाम है कैओस, कैओस, कैओस। फिर सी एच छोटा हो जाएगा, कैओस, क्योंकि एक जीनस है, दूसरा स्पेसीज है। एंड मैक्सिमम इसमें पाया जाता है कितना भाई? पाया जाता है 5 लाख पाया जाता है। समझिए कितना ज्यादा है। प्लांट्स में कम है एनिमल की तुलना में। फिर क्या हो गया भाई? हम कह सकते हैं कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में प्रेजेंट होते हैं ना, मान लो कि हम 1000 माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं कि एक सेल में भाई 1000 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हजारों को मिलाकर एक यूनिट के रूप में हम बोल सकते हैं कि टोटल जो है उसको कॉन्ड्रियोम बोलते हैं। ठीक है, तो 1000 को मिला के हम लोग कॉन्ड्रियोम बोलते हैं। तो एक वर्ड है, एक टर्म है जिसको कॉन्ड्रियोम बोला जाता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल। For example, if a cell contains 500 mitochondria, then we can say that all of 500 mitochondria collectively known as chondriome. So the chondriome is 500 for that cell. ठीक है, तो एक हम कह सकते हैं all the mitochondria, all the mitochondria present in a cell, in a cell are collectively, are collectively called, टर्म हमारा क्या हो गया? कॉन्ड्रियोम, कॉन्ड्रियोम। ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड कॉन्ड्रियोम। नेक्स्ट देखिए, हम कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को तो कॉन्ड्रियोम कह रहे हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स में सबसे ज्यादा किसमें है? फ्लाइट मसल्स में। इन हायर एनिमल्स, ये वो तो लोअर एनिमल था ना, एक सिंगल सेल है, कैओस, कैओस अमीबा है। इन हायर एनिमल्स मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया are found in flight muscles of bird, flight muscles of birds। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो शेप वाइज, शेप की हम बात करें तो शेप जो होता है इसका सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल और सॉसेज, सॉसेज शेप होता है। सॉसेज हम लोग कहते हैं ना, देखते हो हॉट डॉग का जो सॉसेज होता है ना, कुछ ऐसा, ऐसा, इसी को सॉसेज शेप कहते हैं।
Sausages are mainly made up of pork meat and it is used in hot dogs. हो गया? नहीं रौनक, यहाँ के सॉसेज में पोर्क नहीं होता है। ऐसे यहाँ हम लोग खाते कहाँ हैं? हॉट डॉग तो यहाँ बिकता है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया उन ऑर्गेनेल में से है, सबसे पहली बात, कि जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है। जैसे 3 ही ऑर्गेनेल है डबल मेम्ब्रेन। एक तो हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या हो गया, प्लास्टिड हो गया, तीसरा जो है वो न्यूक्लियस है। तो इनको छोड़ के, 3 को छोड़ के सेल के अंदर कोई भी ऐसा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी क्या होता है भाई? तो इसके पास अपना डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है, जिसके वजह से ये मोस्टली अपना फंक्शन खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इस वजह से, लेकिन हाँ, टोटल नहीं कंट्रोल कर पाते। कुछ फंक्शंस के लिए इनको न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऑटोनोमस तो नहीं कह सकते। ऑटोनोमस मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट। तो इसको सेमी ऑटोनोमस वर्ड लगाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के लिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं। तो भाई मैंने क्या कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या क्या चीजें इसके बारे में और हो जाएंगी पॉइंट्स वाइज में। अगर मैं फीचर वाइज बात करूं तो ठीक है, सबसे पहला क्या हो जाएगा? ये डबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। दूसरे फीचर की हम बात करें तो दूसरा फीचर क्या हो गया भाई? दूसरा फीचर है यहाँ पे कि ये तो सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। क्यों है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल? क्योंकि इट, हम कह सकते हैं, एज इट contains its own DNA, RNA, and ribosomes, it can it can control most of its functions. most of its functions. सेमी ऑटोनोमस इसके साथ साथ कौन रहता है? प्लास्टिड भी रहता है इट्स फंक्शंस। ठीक है, ये ज्यादातर अपने फंक्शंस को भाई कंट्रोल कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं भाई। इसके लिए वर्ड हम लोग लगाते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑफ सेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी का प्रोडक्शन भी करते हैं और स्टोरेज भी करते हैं। प्रोड्यूसेस एंड स्टोर्स एनर्जी, स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये सारी चीजों को आपने पढ़ा होगा पहले भी प्रीवियस क्लासेस में। अब तो हमको इसमें स्ट्रक्चर को ही पढ़ना है। फुल्ली ऑटोनोमस इसलिए नहीं कहते रौनक क्योंकि कुछ फंक्शंस के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होता ही है। अब देखो, मोस्टली ये अपना फंक्शन कंट्रोल कर ही रहा है,
तो इसको सेल विद इन सेल भी कह सकते हैं कि भाई इतना ज्यादा ये काम कर रहा है कि एक सेल के अंदर ये सेल जैसा काम कर रहा है। एंड ये उन ऑर्गेनल में से है जो कि काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत बिजी है, कॉर्पोरेट है एकदम। तो हम कह सकते हैं इसको मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनल, एक्टिव organelle, most busy and active organelle, most busy and active organelle। ठीक है, लिख लीजिए। तो इसी में अब हम लोग को नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप जो नए स्टूडेंट्स हैं आप लोग क्या करिए, जो प्रीवियस लेक्चर से आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे होगा, नहीं तो अपने कोऑर्डिनेटर से आप कांटेक्ट कर लो कि कैसे आपको अवेलेबल हो जाए सारे लेक्चर्स। आप सीक्वेंस में देख लीजिएगा, एक दिन उस सारे लेक्चर्स को फिर 1 से 2 दिन में मैं समझा भी दूंगा। ठीक है सर। अगर मोस्टली फंक्शन की देखो, मोस्टली फंक्शन की हम बात करें तो सारे फंक्शंस के लिए तो एनर्जी चाहिए ना श्रेयांश। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। हाँ, अगर नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो ईआर फंक्शन ज्यादा करता है। तो आई होप कि सारे लोगों को यहाँ तक का चीज जो जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा समझ में आ गया होगा। जिसको भी जो डाउट है वो पूछ सकता है, नहीं है तो आप उसको फिर से पढ़िएगा। एंड आई थिंक 1-2 लोग हैं जो नहीं लिखे हैं साथ साथ। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं हम लोग साथ ही में लिखते हैं, मैं टाइम भी देता हूँ। इससे फायदा आपका है कि आपको बाद में लिखना नहीं पड़ेगा। एंड दूसरा इंटरेक्टेड भी रहोगे, नहीं तो खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। चलिए तो एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन। ओके बाय। एनटीएससी, एनटीएससी नहीं होता है भाई। 11th में कहा एनटीएससी, 10th तक में था। न्यू स्टूडेंट्स, आप क्या क्रेश पूछ रहे हो? जो ओलंपियाड्स 11th-12th लेवल पे होते हैं ना क्रेश, वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं। यस, यू कैन गिव बायो ओलंपियाड्स, फिजिक्स ओलंपियाड्स, केमिस्ट्री ओलंपियाड, यू कैन गिव आल्सो। ऐसा नहीं है कि मैथ्स है तभी ओलंपियाड दे सकते, बायो का भी रहता है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा, आपको नेशनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे आप दे सकते हो। काफी अच्छा प्रोफाइल बन जाएगा दोगे तो। चलिए एंड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा।